मेमन 1993 के मुंबई बम धमाकों का वो गुनहगार जिसकी फांसी को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। और इसी विवाद के बीच सामने आई है टाइगर वर्सेस टाइगर की एक कहानी। एक टाइगर दूसरे टाइगर को ललकार रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए देखते हैं। एक टाइगर देश का हीरो है, लेकिन दूसरा टाइगर सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार। बड़े आराम से घूम रहा है। एक टाइगर फिल्मी पर्दे पर आतंकवादियों से देश की रक्षा करता है, लेकिन दूसरा टाइगर करता है आतंक और दहशत का कारोबार। एक टाइगर को देश से प्यार मिलता है और दूसरे को सिर्फ नफरत। फर्क यह है कि अपने काम से लोगों के दिल पर राज करने वाला ये टाइगर सलमान खान है। टाइगर को हमने बनाया है। जबकि दूसरा नफरत की मिसाल बना 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन है। सलमान खान ने मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने वाले टाइगर मेमन को ललकारा है। ये सारा विवाद याकूब की फांसी को लेकर शुरू हुआ। फांसी के खिलाफ याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो चुकी है। याकूब को फांसी मिलना लगभग तय हो चुका है। हालांकि याकूब ने फांसी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई पूरी होने से पहले टाडा कोर्ट से फांसी की सजा पर डेथ वारंट जारी करने को गलत बताते हुए याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच सलमान खान ने शनिवार रात को एक के बाद एक 14 ट्वीट किए और नया विवाद शुरू हो गया। एक बेगुनाह को मारना इंसानियत की हत्या है। टाइगर को पकड़ो, उसे फांसी पर लटकाओ और उसके भाई को नहीं। टाइगर को फांसी दो, भाई टाइगर के लिए लटकने जा रहा है। अरे टाइगर कहाँ है? हम तो अपने परिवार पर मर जाएं। टाइगर, तुम्हारा भाई कुछ दिनों में तुम्हारे लिए फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला है। कोई स्टेटमेंट, कोई एड्रेस, कुछ तो बोलो कि तुम थे, भाई हो तो ऐसा। सलमान खान यही नहीं रुके, मुंबई बम कांड की साजिश रचने वाले को लोमड़ी भी कह डाला। मतलब याकूब मेनन। कौन है टाइगर? कैसा है टाइगर? किधर है टाइगर? क्या सोचकर नाम दिया गया था टाइगर और क्या मायने निकाल लिया उसका? 3 दिन से मैं इस पर ट्वीट करना चाहता था लेकिन डर रहा था। लेकिन ये एक आदमी के परिवार से जुड़ी बात है। भाई को मत लटकाओ, उस लोमड़ी को फांसी दो जो भाग गई। अब कोई उसे टाइगर नहीं बुलाएगा, वो उसके लायक नहीं है। सलमान अपने ट्वीट में याकूब की फांसी का विरोध तो कर रहे थे, लेकिन लगातार याकूब के बड़े भाई टाइगर मेमन को कोसा भी और ललकारा भी। सलमान के ट्वीट को लेकर विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन टाइगर को निशाना दूसरी बार भी बनाया। सलमान ने लिखा, मैंने ट्वीट किया था कि टाइगर मेमन को उसके अपराध के लिए फांसी देनी चाहिए। मैं अब भी इस पर कायम हूँ। मैंने ये भी कहा था कि याकूब मेनन को उसके बदले फांसी न दी जाए। मुंबई धमाके में कई लोगों की जान गई थी और मैंने बार बार कहा कि एक भी बेगुनाह की मौत इंसानियत की मौत है। सलमान खान ने उस इंसानियत के दुश्मन को ललकारा है। टाइगर मेमन मुंबई बम धमाकों के बाद से फरार है। 22 साल पहले 12 मार्च 1993 को एक के बाद एक लगातार 13 बम धमाकों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था। इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। सलमान ने अपने ट्वीट में याकूब के भाई टाइगर मेमन को वापस लाने की बात कही थी। टाइगर को लेकर सलमान ने कई ट्वीट भी किए थे। याकूब की फांसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उसके भाई टाइगर मेमन के नाम की हो रही है। 1993 बम धमाकों का मास्टरमाइंड और याकूब का बड़ा भाई टाइगर धमाकों के 22 साल बाद भी गिरफ्त से बाहर है। आखिर कहां है गुनहगार टाइगर मेमन?
इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक उर्फ टाइगर मेमन। 90 के दशक में डी कंपनी के लिए काम करने वाला टाइगर मेमन ड्रग्स, हथियार और चांदी की स्मगलिंग किया करता था। पुलिस से जान बचाने के लिए सिंगल लेन की सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार भगाने की पहचान रखने वाले मुश्ताक को मुंबई में गुनाह की दुनिया ने टाइगर मेमन कहना शुरू कर दिया था। मुंबई को सीरियल धमाकों से दहलाने का काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को दिया। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान से आरडीएक्स और हथियारों को भारत पहुंचाने का काम टाइगर मेमन को सौंपा। टाइगर मेमन समुद्र के रास्ते चांदी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी किया करता था और इसी नेटवर्क का इस्तेमाल उसने आरडीएक्स और हथियारों को भारत उतारने में किया। मामले की जांच कर रही सीबीआई और मुंबई पुलिस के मुताबिक टाइगर मेमन ही वो शख्स है जिसने धमाकों में इस्तेमाल किए गए हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और विस्फोटक पदार्थों को भारत पहुंचाया। जांच में यह भी सामने आया कि टाइगर ने ही दाऊद के साथ मिलकर फरवरी और मार्च 1993 के बीच कई लोगों को हथियार, बम और रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान भेजा था। 11 मार्च 1993 को टाइगर के घर पर ही वाहनों में आरडीएक्स लादा गया था, जिन्हें अलग अलग जगह पर पार्क किया गया और धमाकों को अंजाम दिया गया। दाऊद इब्राहिम की तरह टाइगर मेमन भी पाकिस्तान के कराची में आईएसआई की छत्रछाया में रहता है। टाइगर मेमन मीट निर्यात का बड़ा व्यापारी बन चुका है। दाऊद इब्राहिम के ठिकाने से कुछ ही दूरी पर टाइगर मेमन का एक फार्म हाउस है, जहां दाऊद और उसका परिवार अक्सर आता जाता रहता है। ईद के मौके पर इसी फार्म हाउस पर दाऊद और उसका परिवार ईद मनाते हैं और ऊँटों की कुर्बानी भी देते हैं। मीट निर्यात के साथ साथ डी कंपनी का रियल एस्टेट का कारोबार भी टाइगर मेमन ही संभालता है। लेकिन पाकिस्तानी डॉन शोएब पठान ने टाइगर के लिए कराची में मुश्किल पैदा कर दी है। शोएब भी रियल एस्टेट का धंधा करता है और इसी को लेकर 6 महीने पहले कराची के क्राउन प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दोनों के बीच गोलीबारी हुई थी। फायरिंग की घटना के बाद ही आईएसआई ने कराची में टाइगर मेमन की गतिविधियों को कम करने के निर्देश दिए। आईएसआई के कहने पर ही दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन को केनिया में माइनिंग के बिजनेस का जिम्मा सौंपा, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस होने की वजह से टाइगर मेमन केनिया कम आ जा पाता था। वो कराची में बैठकर ही इस धंधे को संभाल रहा है। मोदी सरकार दाऊद इब्राहिम पर एक नया डोजियर तैयार कर रही है और ये जानकारियां भी उसी डोजियर का हिस्सा हैं। 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन 22 साल बाद भी पकड़ा नहीं जा सका है। और अब हम आपको दिखाते हैं कैसे 22 साल पहले आतंकी साजिश ने 13 धमाकों से मुंबई को दहला दिया। शुक्रवार का दिन था। हर रोज की तरह मुंबई अपनी रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन 22 साल पहले 12 मार्च 1993 को दोपहर करीब 1:30 बजे मुंबई थम गई थी। दोपहर 1:28 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला धमाका हुआ था। पहले धमाके में 84 लोगों की मौत हुई थी और 217 घायल हुए थे। करीब 45 मिनट बाद दोपहर 2:15 बजे दूसरा धमाका हुआ। 15 मिनट बाद दोपहर 2:30 बजे एक साथ 2 जगह धमाके हुए। हर 15 मिनट बाद हो रहे धमाकों से कांप रही थी मुंबई। वर्ली के सेंचुरी बाजार से लेकर जावेरी बाजार तक और प्लाजा सिनेमा से लेकर जुहू सेंटर तक धमाके की गूंज सुनाई दे रही थी। इस सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी। दोपहर में शुरू हुआ धमाकों का सिलसिला शाम करीब 4:30 बजे तक चलता रहा। विस्फोटक अलग अलग गाड़ियों में रखे गए थे, जिसमें 2 मारुति वैन, 2 मारुति 800, 3 महिंद्रा जीप, 1 एम्बेसडर कार और 3 बजाज स्कूटरों का इस्तेमाल किया गया था। धमाके के दिन ही वर्ली में एक मारुति वैन पकड़ी गई, जिसमें कई हैंड ग्रेनेड और आधा दर्जन AK-56 राइफल मिली। इसी कार से कई दस्तावेज भी बरामद हुए, जिनकी जांच से पता चला कि धमाकों के पीछे अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद का हाथ है। बम धमाकों से मुंबई को दहलाने के लिए हथियारों की खेप पाकिस्तान से भारत पहुंची थी।
जनवरी 1993 में एक खेप महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उतरी थी, जबकि हथियारों की दूसरी खेप गुजरात के पोरबंदर के तट पर उतारी गई थी। गुजरात में उतारी गई हथियारों की खेप एक गाड़ी को काटकर उसमें छिपाई गई और उसे फिर से वेल्डिंग करके बंद कर दिया गया था। मुंबई बम धमाकों की साजिश अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने मिलकर रची थी, लेकिन धमाकों के 22 साल बाद भी मुंबई हमलों के ये गुनहगार गिरफ्त से बाहर हैं। मुंबई बम धमाकों को लेकर याकूब मेमन को पहली फांसी दी जा रही है। याकूब मेमन टाइगर मेमन का छोटा भाई है, जिसे मुंबई बम धमाकों के लिए हथियार पहुंचाने का दोषी करार दिया गया है। साथ घूमना, साथ फिल्में देखना और साथ ही जिंदगी के सपने देखना। वो पांचों लड़के बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक रोज 5 में से 2 दोस्तों की हो गई मौत, और फिर वहीं से शुरू हुई मौत के रहस्य की वो कहानी जिसके खुलासे ने पूरी दिल्ली में फैला दी है सनसनी। यश और प्रिंस, दिल्ली के 2 दोस्त जिनकी मौत 1.5 महीने तक एक राज बनी रही। 1.5 महीने तक दोनों के घर वाले गम में डूबे रहे, आने के चक्कर लगाते रहे, दिल्ली पुलिस से बार बार ये कहते रहे कि यश और प्रिंस का कत्ल हुआ है। और अब 1.5 महीने की तहकीकात के बाद पुलिस ने किया है वो खुलासा जिसकी कहानी ने पूरी दिल्ली में फैला दी है सनसनी। तारीख थी 7 जून 2015। दिल्ली के समयपुर बादली की इसी नहर में यश, प्रिंस, शाहरुख, दीपक और सचिन नाम के ये 5 दोस्त नहाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही यश और प्रिंस के घर वालों के पास जो खबर आई उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। पता चला कि यश और प्रिंस दोनों ही एक हादसे का शिकार हो गए और वो नहर में डूब गए हैं। पूरी पक्की है, उसकी साइड में आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आप कहीं से बच नहीं सकते अगर आपको तैरना नहीं आता तो। और हमारे भाइयों को तैरना आता था, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा शक हुआ कि मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि। और उस दिन पानी का लेवल भी 5 फुट था वहाँ पे, मतलब कोई तैरने वाला बच्चा क्या, बिना तैरने वाला भी उस दिन नहीं डूब सकता था उसके अंदर। प्रिंस और यश के घर वालों को हादसे की ये जानकारी शाहरुख, दीपक और सचिन ने सुनाई थी। ये तीनों ही घटना वाले दिन प्रिंस और यश के साथ थे, लेकिन हादसे की इस कहानी पर प्रिंस और यश के घर वालों को यकीन नहीं था। वो इसलिए क्योंकि वो दोनों अच्छे तैराक थे और इसीलिए घर वालों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों डूब कर मर सकते हैं। उसके बाद वो 3 लड़के थे, उन्होंने बताया कि हम जो है ना ऐसे ऐसे जो है ना, उन्होंने एक स्टोरी बना रखी थी कि प्रिंस का पैर स्लिप हो गया, उसको यश बचाने के लिए कूद गया और वो दोनों डूब गए, और हम तीनों भी जो है ना उनको बचाने के लिए हम तीनों भी कूदे थे, लेकिन हमारे को, जबकि उन तीनों ने ये बोला कि हमें तैरना नहीं आता। और वो बोल रहे हैं कि हमारे को 1 किलोमीटर आगे, एक तो बोल रहा है मेरे को बाइक वाले ने बचा लिया, एक बोलता है मेरे को रस्सी मिल गई, एक बोलता है मेरे को जो है ना सीढ़ियाँ मिल गई, जबकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। घर वालों को शक था कि प्रिंस और यश की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है, और शक के घेरे में थे प्रिंस और यश के ही तीनों दोस्त शाहरुख, दीपक और सचिन। प्रिंस और यश के घर वालों के सामने कई सवाल थे, और वो सवाल हादसे की ओर नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। घर वालों की शिकायत पर आखिरकार पुलिस ने हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन इसके बाद भी मौत के रहस्य की ये गुत्थी सुलझी नहीं। घर वाले इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगा रहे थे, और फिर उनकी मांग पर मौत की इस पहेली को सुलझाने का जिम्मा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को सौंप दिया गया। यश और प्रिंस की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो शक के घेरे में यश और प्रिंस के ही तीनों दोस्त शाहरुख, दीपक और सचिन थे। शुरू में तो तीनों पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते रहे,
लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उन तीनों ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया, उसने यश और प्रिंस की मौत के सारे रहस्य को उजागर कर दिया। उन तीनों ने बताया कि यश और प्रिंस के कत्ल के पीछे पैसों के लेन देन का एक विवाद था। अब जो इसमें बात आ रही है झगड़े की है, वो कुछ तो ये है कि शाहरुख ने कोई जस्ट डायल में इन्वेस्टमेंट किया था और यश ने भी उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। बाद में शाहरुख ने वो पैसा देने से मना कर दिया था, तो कुछ तो वो मनमुटाव था। और यश और प्रिंस ज़्यादा क्लोज थे, ये तीनों आपस में ज़्यादा क्लोज थे। तो ये आपस में इनके अंडर करंट्स थे कि ऊपर से तो दोस्ती थी, लेकिन पीछे से कुछ हो सकता है, कोई लड़की वगैरह का भी एंगल हो, जो हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मतलब क्यूमुलेटिवली 3-4 बातें थी, लेकिन मेजर इशू यही था कि जो पैसे का लेन देन था। पुलिस के मुताबिक 7 जून को एक साजिश के तहत यश और प्रिंस को उनके तीनों दोस्त शाहरुख, दीपक और सचिन खाना खिलाने के बहाने बाहर ले गए और बीच रास्ते में ही वो पांचों रोहिणी के इस घर में पहुंचे, जहां शुरू हो गया शराब का दौर। वहाँ पे एक आउटर डिस्ट्रिक्ट और रोहिणी एरिया में एक ये फैशन है कि संडे के दिन या छुट्टी के दिन कि मूर्थल के पराठे खा के आएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ढाबे बड़े मशहूर हैं। तो इस बहाने से इनको ये घर से लेके गए थे और इन लोगों ने एक रोहिणी में फ्लैट लिया हुआ था, जहाँ पे ये कुछ अय्याशी या शराब वगैरह पीने का काम करते थे। तो पहले वहाँ जाके इन्होंने शराब वगैरह पी और इन्होंने कोशिश ये की कि इन दोनों को ज़्यादा शराब पिलाई, खुद कम पी, क्योंकि पहले से ये प्लान था कि इनको एलिमिनेट करना है। पुलिस के मुताबिक शाहरुख, दीपक और सचिन ने तो शराब थोड़ी ही पी, लेकिन इन तीनों ने प्रिंस और यश को जमकर शराब पिलाई और जब दोनों नशे में चूर हो गए तो तीनों यश और प्रिंस को नहाने के बहाने समयपुर बादली की इस नहर पर ले आए और फिर यहीं उनके सिर पर पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दी। बिल्कुल ठीक इन्होंने पहचाना था जो डिसीज्ड विक्टिम्स की फैमिलीज थी कि ये बच्चे अच्छे स्विमिंग करते थे, ये डूब नहीं सकते और इनको कहीं ना कहीं इसमें सस्पिशन लग रहा था। इसीलिए उन्होंने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि भाई क्राइम ब्रांच को इस केस को हैंड ओवर किया जाए और इसकी अच्छी तफ्तीश की जाए। तो उसी के चलते हुए हमने इस केस को टेकअप किया और ये सारी कहानी सामने स्पष्ट होकर आई। प्रिंस और यश की हत्या के बाद शाहरुख, दीपक और सचिन ने लाश को नहर में फेंककर हादसे की कहानी गढ़ दी। तीनों ने सोचा था कि प्रिंस और यश के घर वालों को उनकी झूठी कहानी पर एतबार हो जाएगा और उनका ये खूनी खेल कभी उजागर नहीं होगा। लेकिन घर वालों की शिकायत पर जब ये मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंचा तो सच को सामने आते देर नहीं लगी। अपने ही दोस्तों की हत्या के इल्जाम में अब ये तीनों सलाखों के पीछे हैं। सनसनी के लिए फराह खान और दिलीप बुंदवाल के साथ अभय पराशर की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।